इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सो फर्स्ट हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? तो केमिकल रिएक्शन एक चेंज है, या हम लोग बोल सकते हैं एक प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जब हम लोग किसी रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हम लोग सोडियम को रिएक्ट करा रहे हैं H2O वाटर के साथ, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 का फॉर्मेशन कर रहा है। तो कुछ सब्सटेंस को हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं, उससे कुछ नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको केमिकल रिएक्शन कह रहे हैं। अब केमिकल रिएक्शन में जिन स्पीसीज को हम रिएक्ट कराएंगे वो रिएक्टेंट कहलाता है। दैट इज लेफ्ट हैंड साइड जो भी रहेगा वो रिएक्टेंट होगा। और जो एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑब्वियस बात है वो प्रोडक्ट कहलाएगा। दैट मीन्स रिएक्टिंग स्पीसीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट, एंड जो प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अब हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन है, मीन्स केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ मेथड, कुछ प्रोसेस भी होना चाहिए। अब सभी मेथड को हम तो केमिकल रिएक्शन नहीं कह देंगे ना। तो इसके लिए हम लोग देखो, चेंज इन स्टेट मीन्स सॉलिड, लिक्विड या तो गैस, ये अपने स्टेट को मान लो चेंज कर रहा है। जैसे लेफ्ट साइड वो सॉलिड था, वो चेंज होकर लिक्विड या तो गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स वो क्या अपने स्टेट को चेंज कर रहा है। इससे हम डिसाइड कर पाएंगे कि केमिकल रिएक्शन है। दूसरा, चेंज इन कलर हो रहा है। चेंज इन कलर होने का मतलब कि रिएक्टेंट में उसका कलर कुछ और था, आफ्टर रिएक्शन इसका कलर चेंज हो गया। तो ये भी किस में आ जाएगा? केमिकल रिएक्शन में। इवोल्यूशन ऑफ गैस, आफ्टर रिएक्शन अगर किसी टाइप का गैस जो है वो इवोल्यूएट हो रहा है, वहाँ से गैस रिलीज हो रहा है, तो उसको भी हम लोग क्या केमिकल रिएक्शन कहेंगे। चेंज इन टेम्परेचर, बिफोर रिएक्शन उसका टेम्परेचर कुछ और था रिएक्टेंट का, आफ्टर रिएक्शन अगर उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ये भी केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मीन्स आफ्टर रिएक्शन, देखो यहाँ बॉटम में कुछ सब्सटेंस अगर जमा हो रहा है तो इसको हम लोग क्या प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है तब भी हम लोग इसको केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो ये कुछ हम लोग का क्राइटेरिया होगा जिस पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अब केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन मतलब जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा केमिकल रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन को अगर हम लोग सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाए। फॉर एग्जांपल देखो, ये वर्ड इक्वेशन है, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, तो इसी को हम लोग सिंबल में लिख रहे हैं। देखो H2 प्लस O2 गिव्स H2O, तो ये क्या हो जाएगा? केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। दैट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ओके। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन बैलेंस कब कहलाएगा? जब इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड का जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है वो राइट हैंड साइड के टोटल नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल हो जाएगा, तो उसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाएगा। ठीक है। अब एक केमिकल इक्वेशन को देखो मोर इन्फॉर्मेटिव, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या जरूरी होगा कि हम लोग उसको रिप्रेजेंट करें कि वो कौन से फिजिकल स्टेट में है। तो मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, मोर इन्फॉर्मेटिव मतलब क्या कि वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड लिक्विड गैस कौन से स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, ये जानने के लिए हम लोग देखो इंडिकेट करते हैं। तो सपोज इसमें एस लिखा हुआ है तो ये सॉलिड, सॉलिड को इंडिकेट कर रहा है। एल लिक्विड, जी गैस, और एक्वस, एक्वस है ना, ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखो एस हो गया, ये लिक्विड हो गया, ये एक्वस में और ये गैसियस में। तो इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग को क्या जरूरत पड़ता है कि हम लोग इन फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करें इसमें। ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कितने टाइप का जो है केमिकल रिएक्शन होता है। तो मेनली यहाँ पे देखो हम लोग जो टेंथ के अनुसार पढ़ेंगे वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब एक एक करके हम लोग जानते हैं सारे रिएक्शन के बारे में। देखो, फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एज द नेम सजेस्टेड, कंबाइंड कर रहा होगा कुछ चीज़, कंबाइंड कर रहा होगा और कंबाइंड करके कोई एक नया प्रोडक्ट देगा, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा क्या? तो इसमें देखो, अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा और एक सिंगल प्रोडक्ट अगर देगा तो इसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड देखो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। दैट मीन्स ये कैसा एग्जाम्पल हुआ? दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। ठीक है। देखो जनरल इक्वेशन, जैसे रिएक्टिंग स्पीसीज दो है और यहाँ प्रोडक्ट एक बन रहा है, दैट मीन्स ये जनरल इक्वेशन हम लोग इसको समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखो इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, वैसा रिएक्शन जिसमें डिकम्पोज होगा। अब डिकम्पोज होने का सीधा मतलब होता है कि कोई एक कंपाउंड है और उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकडाउन होकर वो एक से ज़्यादा में डिवाइड हो रहा होगा। तो जब डिवाइड हो रहा होगा तो इसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो a reaction in which a single reactant break down to form more two or more product is known as decomposition reaction. फॉर एग्जाम्पल देखो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग जैसे हीट कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, देखो तो एक ज़्यादा में कन्वर्ट हो गया ना, एक रिएक्टेंट है और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है, तो डिकम्पोज किया, कॉम्बिनेशन में क्या हुआ था, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट था और एक प्रोडक्ट बन रहा था, ठीक है, कंबाइंड करना और डिकम्पोज होना, ठीक है, समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है डिकम्पोजिशन करने के लिए। तो वैसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ किया जाता है कंपाउंड के डिकम्पोजिशन में, उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस मालूम है ना, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स होता है और ये बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट बीच में है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके क्या किया जाता है, इस इलेक्ट्रोलाइट का जो है डिकम्पोजिशन किया जाता है। तो सपोज़ कि अगर ये HCl है तो ये H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो गया, तो आयन में जैसे ही डिकम्पोज हुआ, इन किसके हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो रहा है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। देखो वाटर को हम लोग इलेक्ट्रोलाइज किए, इलेक्ट्रोलिसिस किए वाटर का, तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो देखो H2 और O2 में डिवाइड हो गया, तो इसको हम लोग प्रोसेस क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। फोटोलिसिस वैसा रिएक्शन जिसमें लाइट एनर्जी का यूज़ होगा, लाइट एनर्जी, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस सुने होंगे, प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करता है तो वो सनलाइट को यूज़ करता है कि नहीं, सनलाइट, तो वैसा रिएक्शन जिसमें लाइट का यूज़ होगा वो फोटोलिसिस कहा जाएगा। दोज रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ लाइट एनर्जी फॉर द पर्पस ऑफ डिकम्पोजिशन, फॉर एग्जाम्पल NaCl। अब इसमें हम लोग जैसे ही लाइट ही यूज़ कर रहे हैं तो ये सोडियम और क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट जो है वो रिलीज होता है, रिएक्शन से हीट रिलीज होकर बाहर निकलता है, और एंडोथर्मिक जो है उसको अलग से हीट देने का जरूरत पड़ता है रिएक्शन को पूरा कराने में। हीट रिलीज होना एक्सोथर्मिक, हीट गेन कराना एंडोथर्मिक। ओके, द रिएक्शन विच आर accompanied बाय द इवोल्यूशन ऑफ हीट, जिससे हीट इवोल्यूएट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और वैसा रिएक्शन जिसमें हीट जो है वो रिलीज होता है along द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ उसमें हीट भी प्रोड्यूस हो तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। और वैसा रिएक्शन जिसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब मतलब वो हीट लेता है अलग से उस रिएक्शन को कंप्लीट कराने में, इसमें हीट का जरूरत पड़ता है, अलग से इसको हीट देना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे इसको हीट करते हैं तो कंप्लीट होगा ये रिएक्शन, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक कहेंगे। ठीक है, बात समझ आ रहा है। नेक्स्ट ध्यान देना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जब एक से ज़्यादा रिएक्टिंग स्पीशीज रिएक्ट किया जाता है तो एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से रिप्लेस करता है। देखो एग्जांपल यहाँ पे है, जैसे जिंक जो है ये हाईली रिएक्टिव है कॉपर से। अब ये हाईली रिएक्टिव है ये जानने के लिए हम लोग को एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट इसको रिप्लेस करेगा यहाँ से, कॉपर को, और खुद इसके जगह पे सेट होगा। तो इसके जगह पे सेट हो रहा है तो देखो ZnSO4 बन रहा है ना, जिंक सल्फेट, और ये कॉपर यहाँ से बाहर निकला, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैसा रिएक्शन है जिसमें एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट भी इसके साथ देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट में दो डिस्प्लेसमेंट एक साथ दिखेगा, जैसे देखो सोडियम भी डिस्प्लेस हो रहा है, सल्फेट भी डिस्प्लेस हो रहा है, बेरियम और क्लोरीन भी। तो देखो सोडियम यहाँ पे क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया और NaCl का फॉर्मेशन हो रहा है, देखो यहाँ पे SO4 और बेरियम सल्फेट जो है वो देखो यहाँ पे, तो दो डिस्प्लेसमेंट एक साथ दिख रहा है, तो ये कैसा एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको अच्छे से याद कर लेना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जिसमें जब भी हम लोग एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं, एसिड और बेस को, तो होता क्या है कि एसिड जो है बेस के पावर को ख़त्म कर देता है और बेस जो है एसिड के पावर को ख़त्म करता है और एक सॉल्ट बना लेता है, और देन इसके साथ वाटर का फॉर्मेशन करता है। दैट मीन्स NaOH देखो एक बेस है, एसिड बेस वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े, जब भी OH माइनस आयन रिलीज होगा तो वो बेस है, तो NaOH बेस हो गया। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन H प्लस आयन है, दैट मीन्स ये एसिड हुआ। तो एसिड बेस को जैसे हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं
देखो यहाँ पे Na2SO4 बन रहा है ना, सोडियम सल्फेट, और H2O वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मीन्स एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जहाँ भी होगा, जिस भी रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। रिडक्शन जहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पहले से था, अभी ऑक्सीजन रिमूव हो गया पोटेशियम क्लोराइड से, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। देखो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये हम लोग पढ़ के रखे हैं ना। तो हाइड्रोजन देखो यहाँ से रिमूव हो रहा है सल्फाइड सल्फर से, तो रिमूव हुआ तो देखो या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसको रिडक्शन कहा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट देखना कई बार पूछ देता है, तो जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन जहाँ लूज करेगा वो ऑक्सीडेशन, जहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो रिडक्शन होता है। देखो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इज रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वैसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट वैसा सब्सटेंस जो रिडक्शन कराने में हेल्प करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है। गेटिंग? नेक्स्ट इज रेडॉक्स रिएक्शन। अब वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होगा। दोनों एक साथ मतलब देखो कॉपर पहले था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ यहाँ से तब तो ये कॉपर बना। देखो तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है क्या? पहले से हाइड्रोजन था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ इसमें, यहाँ पर देखो तो ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या? अब रिडक्शन ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली एक साथ जब होता है तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज कोरोजन। कोरोजन एक वैसा प्रोसेस हम लोग बोल सकते हैं, वैसा प्रोसेस जिसमें अगर मेटल जो है वो बहुत टाइम से किसी एयर और वाटर के कांटेक्ट में रखा हुआ है फ्री एटमॉस्फेयर में, तो उसमें धीरे से क्या होता है? कोरोजन, जंग लगना चालू होता है, जंग लगना स्टार्ट होता है, इसी को कोरोजन कहा जाएगा। तो वैसा फिनोमेना ड्यू टू विच ओपन सरफेस ऑफ मेटल आर स्लोली। अब ये एक स्लो प्रोसेस है ना, केमिकल रिएक्शन इसमें जरूर हो रहा है बट ये टाइम टेकिंग है, इसमें टाइम लगता है, ये एक दो दिन में जंग नहीं लगता। जैसे 6 मंथ हो गया, 7 मंथ हो गया, 8 मंथ, तब हम लोग को इसका इम्पैक्ट दिखने लगता है। तो कोरोजन क्या है? जिसमें स्लो ईटिंग होने लगता है मेटल का इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, बट इन दोनों का होना जरूरी है, ध्यान रखना। ओके, अब आयरन का अगर कोरोजन होगा तो उस प्रोसेस को हम रस्टिंग कहेंगे। कोरोजन ठीक है, बट अगर आयरन का कोरोजन हुआ तो वो रस्टिंग है। अब इसको हम लोग कोरोजन से बचा कैसे सकते हैं किसी मेटल को? तो हम लोग उसमें पेंट कर दें। अब मेटल है उसके ऊपर पेंट चढ़ा दिया गया, तो वो क्या होगा कि एयर वाटर उसके कांटेक्ट में आएगा नहीं, आएगा नहीं तो उसमें जंग लगेगा भी नहीं। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजिंग मतलब गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें प्रॉपर हम लोग जिंक का लेयर चढ़ाते हैं किसी मेटल के ऊपर। जैसे आयरन है, इसके ऊपर हम लोग जिंक का लेयर चढ़ा दिए, तो जिंक जो है ये थोड़ा कम रिस्पॉन्सिव है कोरोजन को, इसमें कोरोजन जल्दी नहीं होता है, तो ये क्या करेगा? उसको प्रोटेक्ट करेगा, तो ये गैल्वेनाइजेशन कहलाएगा। ओके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाना, बट उस मेटल का लेयर चढ़ाना जो जिस पे थोड़ा कोरोजन लेट से होगा या नहीं होगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे। ओके, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी एक प्रोसेस है जिसमें जो ऑयली फूड है या फैटी फूड है वो ऑक्सीडाइज होने लगता है। अब जब फूड ऑक्सीडाइज होगा तो धीरे से उसका टेस्ट, स्मेल, ये सब खराब होगा। दैट मीन्स खाना जो है वो खराब होना चालू हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन चेंज इन स्मेल एंड टेस्ट। ओके, अब हम लोग रेंसिडिटी से कैसे बचा सकते हैं, कौन कौन सा मेथड है? तो सबसे पहला तो कीपिंग फूड इन एयर लाइट कंटेनर, वैसा कंटेनर जिसमें लाइट बहुत ज़्यादा इंटर ना करे, लाइट से ऑक्सीडेशन जो है वो फास्ट होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटिंग फूड एट लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर में रखें। सपोज हम लोग रेफ्रिजरेटर में रख रहे हैं, कम टेम्परेचर में ऑक्सीडेशन कम होता है। पैकिंग फूड्स में नाइट्रोजन डालें, नाइट्रोजन जो है वो कम रिस्पॉन्सिव है ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीडेशन होने नहीं देगा नाइट्रोजन वगैरह। अवॉइड कीपिंग कुक्ड इन डायरेक्ट सनलाइट, देखो फूड को जो है हम लोग डायरेक्ट सनलाइट में कोई कांटेक्ट में कम से कम रखें बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, या फिर हम लोग उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दें। तो ये कुछ मेथड है जिससे हम रेंसिडिटी से बचा सकते हैं किसी फूड को। ओके, होप सो तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। सो इतना रहने देते हैं। थैंक यू।